नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त तो चला है तीन बड़ी खबरों का। तीन बड़ी खबरों में हम किन किन खबरों पर गौर फरमाएंगे, एक बार उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर रहेगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित BSF अलंकरण समारोह और KF रुत्समजी मेमोरियल लेक्चर को भी संबोधित किया है और उन्होंने अपने संबोधन में सीमा सुरक्षा को लेकर आंतरिक सुरक्षा तक की कई अहम बातें कही। गृह मंत्री ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को केवल एक अलग थलग कार्य नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे एक व्यापक प्रादेशिक जिम्मेदारी के रूप में लेना चाहिए। और दूसरी तरफ खबर में बात करेंगे, इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पहले शुक्रवार को धार नगर स्थित भोजशाला में मां वाग्देवी में महाआरती और विशेष पूजन किया जाएगा और उसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंदिर पक्ष सुबह 9 बजे भोजशाला में महाआरती की गई। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये तीसरी खबर रहने वाली है, जिसमें यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है, शहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और यूपी के 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें प्रदेश के 10 जिलों में लू की चेतावनी जाहिर की गई है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज तीन बड़ी खबरों में इन तीन बड़ी खबरों पर गौर फरमाएंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, जिनसे हम इनसे सीधे संवाद करके और जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये तीन बड़ी खबरें रहने वाली हैं आज की, और इन्हीं तीन खबरों पर आज तीन बड़ी खबरों में विशेष फोकस रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह के अलंकरण समारोह में पहुंचना और BSF अलंकरण समारोह में सभी को संबोधित करना जैसे बहुत सारी चीजें शामिल रही। उधर धार में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है। तो तीसरी खबर में बात होगी यूपी में ये जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही हैं, यानी कि हीट वेव चल रही है, मौसम के बदलते रुख के बीच आखिरकार रेड अलर्ट जारी हो चुका है। इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सबसे बड़ी और पहली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह BSF अलंकरण समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अड़िग निष्ठा, कर्तव्य और प्राणता और राष्ट्र के प्रति पूर्णता समर्पण का प्रतीक है। आज हम सब जानते हैं कि 1965 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो कमियां थी, उसे एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। जब से BSF की स्थापना हुई है, धीरे धीरे BSF ने पूरे देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है और पूरे देश को निश्चित करने का काम किया है। ऐसे में निश्चिंत पूरा देश है और पूरा देश इसकी प्रशंसा करता है। अद्भुत नेतृत्व क्षमता। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अडिग निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है, इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में, स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में
उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण के.एफ. रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई। और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है, सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है, इसका बड़ा महत्व होता है। और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है, वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है, जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति। दूसरी बड़ी खबर में बात करते हैं भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शहर में 2200 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ और एसएएफ तैनात है। ड्रोन, सीसीटीवी और बाइक पुलिस टीम निगरानी कर रही है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। शुक्रवार को पहली बार ऐसा हुआ जब भोजशाला परिसर में नमाज नहीं पढ़ी गई और यहां महाआरती आयोजित की गई। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के फैसले से एक सप्ताह पहले यहां आखिरी बार नमाज अदा की गई थी। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा ना कि वाकई में हमारे लिए भगवान ने जो भी करा है वो सोच समझ के करा है कि इन लोगों का न्याय तो होता ही है उस समय के बाद, लेकिन सब जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। और आज हम लोग बहुत खुश है कि हमारे मतलब ऐतिहासिक जगह हो गई हमारा धार, राजा भोज की नगरी में। जो चाहते थे हिंदू धर्म के लोग
वो आज पॉसिबल हुआ और माननीय जो कोर्ट ने आदेश दिए उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे दादाजी को टीआई रह चुके हैं, तो मैंने हर वक्त देखा है यहाँ पे कि हर बसंत पंचमी हो या फिर भोजशाला में आने का विचार भी हो मन में, तो मतलब मैंने देखा है कि बहुत लड़ाइयाँ हुई है और इस मंदिर को मंदिर कहना और मंदिर मानना और मंदिर में आना ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए हुई है। और जब से ये हमारा फैसला हमारे हक में आया, हिंदू समाज के अंदर में आया, तो तब से हम लोग मंदिर आने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो चुके हैं, बहुत भावुक भी है, क्योंकि बहुत सालों से हमने कितना प्रयास किया था और जाके सफल हुए। धार जिले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और निर्देशों के बाद जो पूजा की अनुमति दी गई है वही यहाँ पे की जाएगी। और इसके अलावा क्योंकि हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था परिसर में और उसके आसपास पूरे शहर में लगाई है, सभी से आह्वान भी किया है, बातचीत भी की है, तो लगभग सभी जो समूह हैं, समुदाय हैं, वो इस पक्ष में हैं कि उच्च न्यायालय के जो आदेश है उनका हम लोग कड़ाई से पालन करेंगे। लगभग 1800 के आसपास का सिर्फ शहर में बल लगा हुआ है, जिसमें आरएफ है, क्यूआरएफ है और एसटीएफ है किया है। मतलब ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। हाँ, यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद ना ही उस प्रकार की कोई अनुमति थी, और अपने जो स्थान है आसपास के जो हैं जहाँ पे जुम्मे की नमाज अदा की जाती है वहाँ पे वो लोग करेंगे। उच्च न्यायालय के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जानकारी के अनुसार 21 मई की रात करीब 8:30 बजे विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले में विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। दूसरा पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है तो उसका जाने का अधिकार था, बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि जैसे ही निर्णय आया, उसको उनके 15 तारीख को निर्णय आया तो उनके अगले दिन 1-2 दिन में चला जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं गए और वो बृहस्पतिवार की यानी जस्ट एक दिन पहले शुक्रवार की जो नमाज का दावा करते हैं वो उसके एक दिन पहले 8:30 बजे रात में वो SLP लगाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और शुक्रवार उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। यह केवल एक जो न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने की एक जो मांग करते रहते हैं वो हमेशा, और कब्जा करने की उनकी मंशा रहती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के माध्यम से उन्हें बताने के लिए कोई फैक्ट नहीं है। हमें ये पूरा विश्वास है कि जो निर्णय हाई कोर्ट में हुआ है वही निर्णय सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी इस पे मुहर लगा दे तो ठीक है, हिंदुओं के लिए सदा के लिए वो विवाद समाप्त हो जाएगा। भोजशाला परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को 3 स्तरों पर बांटा गया है। प्रशासन ने किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में भी अतिरिक्त पुलिस बल की निगरानी हो रही है। इसके अलावा धार में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। प्रशासन ने आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को प्रदेश के 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और गंभीर से बहुत गंभीर लू चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही और जौनपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां दिन के दौरान भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर सहित 34 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां लू चलने और गंभीर लू की स्थिति का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। मौसम कार्यालय ने देवरिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, कासगंज, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं समेत 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें लू की स्थिति का अनुमान जताया जा रहा है।
मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि सप्ताह के दौरान राज्य में कहीं और कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम कार्यालय की तरफ से जारी चेतावनी वर्गीकरण के तहत येलो अलर्ट का मतलब होता है कि लोग अपडेट रहें। विभाग ने बताया कि लू की स्थिति 2 दिनों तक बनी रह सकती है। ऑरेंज अलर्ट में निवासियों और अधिकारियों को तैयार रहने की सलाह दी जाती है और विभाग के अनुसार गंभीर लू की स्थिति में 2 दिनों तक जारी रह सकती है या अलग अलग तीव्रता की लू की स्थिति 4 दिनों या उससे अधिक समय तक बनी रह सकती है। रेड अलर्ट में तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया जाता है और मौसम विभाग के मुताबिक गंभीर लू की स्थिति 2 दिनों से अधिक समय तक जारी रहने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश गुरुवार को भीषण गर्मी की चपेट में रहा और बांदा में राज्य का सबसे अधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज में भी 46 डिग्री के आसपास तापमान रहा। वाराणसी में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस, सुल्तानपुर और हमीरपुर में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज में 45 डिग्री के आसपास और झांसी में 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दर्ज किया गया। लखनऊ का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 3.4 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में अधिकतम ह्यूमिडिटी लगभग 59% और न्यूनतम ह्यूमिडिटी 15% दर्ज की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को पूर्ण सतर्कता बरतने, गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन, अस्पतालों और बिजली और राहत विभागों को दवाओं, बिस्तरों, आईवी तरल पदार्थों, पीने के पानी और 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता तथा आग से बचाव की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने मौजूदा चरम स्थितियों के लिए किसी सक्रिय मौसम प्रणाली की अनुपस्थिति, साफ आसमान के कारण विकिरण बढ़ने से तापमान और गर्मी बढ़ने के शुष्क पश्चिम हवाओं को जिम्मेदार बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। तो यूपी में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम को लेकर चेतावनी है। 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें गंभीर से बहुत गंभीर लू चलने की चेतावनी साफ तौर पर जारी की गई है। ऐसे में प्रदेश के 34 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। प्रदेश के 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 48 घंटे में तापमान में वृद्धि होने की खास तौर पर संभावना जताई गई है। राज्य के कई जिलों में तापमान 56 डिग्री तक पहुंच सकता है। सीएम ने भी सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। गर्मी से होने वाली बीमारियों को भी रोकने की यहां बात कही जा रही है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाओं को भी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है 24 घंटे सारी एम्बुलेंस एक्टिव रहें। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही और तमाम ऐसे 34 जिले हैं। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद शामिल हैं। बुलंदशहर, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। झांसी और ललितपुर भी इसमें शामिल है। तो वहीं 17 जिलों में येलो अलर्ट है, जहां देवरिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर शामिल है। 17 जिलों में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, कासगंज भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। इसी के साथ चंदौली, गाजपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर सहित ये 34 ऐसे जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर लू चलने और गंभीर लू चलने की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 56 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंच सकता है, इसलिए कई ऐसे जिले हैं जहां पर सीधे 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धीरेन्द्र रायकवार हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 56 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आखिरकार प्रदेश की स्थिति क्या कुछ है और इसको सीमित करने, तापमान में गिरावट लाने के लिए या फिर आवश्यक निर्देशों के लिए सरकार के क्या कुछ प्रयास है? बिल्कुल, अगर झांसी की बात करें तो झांसी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस समय 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और अगर बात कर ली जाए जो अन्य एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया, वहाँ भी लगातार तापमान बढ़ने की संभावना है। अगले सोमवार तक 46 से 47 डिग्री झांसी का पारा दर्ज किया जाएगा। जबकि अगर बात कर ली जाए बुंदेलखंड के बांदा की, तो बांदा इस समय 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। लेकिन लगातार ये तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग साफ तौर पर कह रहा है कि ये तापमान बढ़ेगा। अगर ये तापमान बढ़ता है तो जिस प्रकार अन्य जिलों के हालात है, उसी प्रकार बुंदेलखंड के बांदा जिले के लोगों को सबसे ज्यादा गर्मी की तपिश बर्दाश्त करनी होगी। और लगातार अगर बात कर ली जाए तो इस प्रकार की तपिश बढ़ती चली जा रही है। लोग इस गर्मी से बेहाल है। वो दिन दूर नहीं जब लोगों को इस गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। जी, लेकिन जिस तरीके से बारिश को लेकर रेड अलर्ट सुना है, ऑरेंज अलर्ट सुना है, लेकिन अब भीषण गर्मी इतनी पड़ चुकी है कि भीषण गर्मी का भी रेड अलर्ट जारी हो रहा है। ऐसे में आम जनता के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरें बुंदेलखंड की आप देख रही होंगी। सड़क पर सुनसान है। लोग बमुश्किल जो जरूरी काम है उसके लिए मजबूरी में दिन में निकल रहे हैं तो पूरा मुंह ढककर निकल रहे हैं, या फिर जो छतरी होती है उसको लेकर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। आप देख रहे होंगे बुंदेलखंड की तस्वीरें हैं। जी जी, ठीक है धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है ट्विशा केस से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्विशा के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम होने वाला है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जताई सहमति, सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। पीएम करने के लिए दिल्ली एम्स से डॉक्टर्स की टीम भोपाल जाएगी और उसके बाद ट्विशा का एक बार फिर से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की ट्विशा केस से जुड़ी है। बड़ी जानकारी, ट्विशा के शव का दूसरी बार भी होगा पोस्टमार्टम। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सहमति जताती है, सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। अब सरकार के सहयोग से इस केस को और भी ज्यादा महत्वता दी जा रही है और तेज गति के साथ अब इसमें जांच बिठाई जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की भी बात की जा रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के लिए दिल्ली एम्स से डॉक्टर्स की टीम भोपाल लाई जाएगी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा H9 24/7। नमस्कार।